वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटेट नवंबर 2012 का साइंस पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी साइंस से रिलेटेड सीटेट की जितनी भी सीरीज़ मैंने कराई हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं सीटेट साइंस नवंबर 2012 का पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ वेल लिट पेंटिंग ऑन द वॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस वुड यू सेलेक्ट फॉर दिस पर्पस। यदि आपसे किसी भलीभांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए, तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। तो यहाँ पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर 4 कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। देखिए, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी बनती है, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। रियल वास्तविक इमेज वो होती है जिसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप बहुत बार ऐसा करा होगा, लेंस लगाने के बाद आपने देखा होगा ना, एक बिंदु बन जाता है अखबार पर, तो वो बिंदु वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है आपको अखबार पर, तो वो तो आपकी रियल है जिसको आप पर्दे पर देख सकते हैं। लेकिन जो मिरर के पीछे बनती है, जैसे प्लेन मिरर में बनती है, वो आप नहीं देख सकते, तो वो वर्चुअल होती है। तो प्लेन में तो वर्चुअल होती है। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में भी वर्चुअल इमेज ही बनती है, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें दोनों इमेज बनती हैं, रियल भी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी। सेम ऐसा ही काम आपका कॉनकेव मिरर भी करता है, उसमें भी रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, वास्तविक और आभासी दोनों बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। देखिए, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो जाता है, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल अमाउंट में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एयर फिल्ड इन अ बैलून, जो गुब्बारे में वायु भरी होती है, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है किसका, एयर कॉम्बिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उनका एक फिक्स्ड रेशियो है। तो वो चीज़ें सब मिलकर क्या बनाती हैं, आपके एक नए सब्सटेंस बना दिया एयर, और उसमें कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, और ऐसा नहीं कि आप उनको उनसे अलग कर सकते हैं, तो वो आपका होमोजीनियस होता है। सेम ऐसे ब्रास, ब्रास जो है मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, एक यूनिफॉर्म प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं और उनके मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद नया सब्सटेंस बनता है। ब्रास जैसे बन गया कॉपर से और जिंक से, तांबे और जस्ते थे, तो ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। सेम ऐसे ही जो स्टेनलेस स्टील है, वो भी क्रोमियम, निकेल, कार्बन, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो वो भी आपकी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। नया सब्सटेंस बन गया, यहाँ पर आप इनको फिर ऐसा नहीं कि स्टील में से आप सेपरेट कर सकते हैं, कार्बन को, क्रोमियम को, निकल को ब्रास में से आप सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यहाँ पर सेपरेशन होता है। जैसे पानी में आपने ऑयल डाल दिया, तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा और कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार नहीं होता। सेम ऐसी जब पानी में सैंड डाल देंगे, या आपने क्या करा, सैंड में शुगर डाल दी, शुगर में सॉल्ट डाल दिया, तो ये सब आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, जो कण होते हैं, वो एक दूसरे सब्सटेंस के साथ अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो आयोडाइज स्टेबल सॉल्ट है, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो कैसे, देखिए, हमारे पास सॉल्ट होता है सिंपल, उसके अंदर आयोडीन उसमें डाल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया, वो तब भी सॉल्ट ही रहता है, लेकिन वो आयोडाइज सॉल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें आयोडीन डल गया है। ये सेम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने आपने शुगर में क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो सेम इस तरह का ही मिक्सचर हो गया। तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं होगा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ मैग्नेट इज रोल्ड इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। इट इज ऑब्जर्व दैट, किसी चुंबक को लोह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाता है, प्रेषण करने पर यह पाया गया। देखिए, जो आयरन फिलिंग है वो तो मैग्नेट से चिपकेगा, लेकिन जो सल्फर का पाउडर है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सल्फर जो है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। अब देखिए, जो मैग्नेट है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और वहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो मैग्नेटिज्म होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो दोनों पोलों पर
जाकर आपके जो आयरन फिलिंग का पाउडर है वो जाकर चिपक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ओनली द आयरन फिलिंग, क्योंकि सल्फर पाउडर तो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। ओनली द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड इक्वली टू बोथ पोल ऑफ द मैग्नेट, केवल लोह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर क्या होता है, मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, तो दोनों पर जाकर जो लोह रेतन है, आयरन फिलिंग है, वो चिपक जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में भी किया है। यहाँ पर इन द फॉलोइंग टेबल द रीडिंग ऑफ एन ऑडोमीटर एट डिफरेंट टाइम ऑफ अ जर्नी आर गिवन। तो हमें स्पीड बतानी है व्हीकल की, वो भी मीटर पर सेकंड में, वाहन की मीटर प्रति सेकंड में 4 बतानी है। देखिए वाहन ने जो यात्रा शुरू करी वो 8 बजे शुरू करी और कब तक करी, 10 बजे तक करी। तो टोटल कितना समय लगा, समय तो हमें पता चल गया, यहाँ पर टाइम 2 घंटे है। देखिए ओडोमीटर में रीडिंग जो है वो हमें डिस्टेंस बताती है, स्टार्टिंग में रीडिंग इतनी थी और लास्ट में रीडिंग इतनी है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें जो कितनी दूरी तय की है, डिस्टेंस उसने तय किया है, वो हमें पता चल जाएगा। 2 में से 0 जाएगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये तो कैरी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 72 डिस्टेंस हमारा निकल कर आ गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2 घंटे में, 72 कवर किया आपका 2 घंटे में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये आ गई आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। गलती मत कर देना, 36 पर टिक नहीं करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पूछा है, और कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 जा 36 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन करना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका माउथ होता है, फिर आपकी ग्रासिका होती है, इसोफेगस भी बोलते हैं जिसे, उसके बाद आपका स्टमक आता है, सीधी सी बात है, और उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले मुख हुआ, फिर इसोफेगस, ग्रासिका हुई, फिर आपका स्टमक आया, आमाशय आया, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, काफी बार ये क्वेश्चन किया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान 5 किलो की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से निरंतर वेग के साथ एक चिकनी घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए कितना बल चाहिए होगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस, नीचे से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही है, तो आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस स्पीड से वो चल रही है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उसी स्पीड से चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमें 0 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वैसे भी यहाँ पर सही है। और देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन, जो त्वरण है, वो भी 0 हो जाता है। फॉर्मूला भी लगाएंगे ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन, त्वरण तो आपका 0 है, तो वैसे भी फोर्स आपकी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समटाइम आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल क्रैम्प, दिस रिजल्ट ड्यू टू। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, ऐसा होने का कारण, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है सीटेट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। पायरुवेट आपके ग्लूकोज की ही फॉर्म होती है, तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना ही, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक एसिड में बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है। सबसे पहले तो हम फूड को लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अंतग्रहण बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो फूड है वो पचता है, उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके बाद आ जाएगा आपका डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होते हैं, दीर्घरोम होते हैं, वो जो पोषक तत्व है, अमीनो एसिड और जितने भी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह हैं, उन सब का एब्जॉर्प्शन करती हैं, अवशोषण करती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो विली होती हैं वो क्या कर देती हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं, अमीनो एसिड वगैरह है, मुख्य रूप से उसको हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करा देती हैं, ब्लड वेसल के माध्यम से, रुधिर वाहिकों के माध्यम से। तो वो आपका एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, जो ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड का अलग अलग पार्ट में जाकर हमारे ब्लड के थ्रू, हमारी ब्लड वेसल के माध्यम से। और उसके बाद लास्ट में हो जाता है आपका इजेशन, निष्कासन, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस यही है, सबसे पहले हमने भोजन को लिया, इंजेशन, अंतग्रहण, उसके बाद डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, उसके बाद उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब करे, अवशोषण हुआ, उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल गया, इजेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये सीटेट में काफ़ी बार आया और हर बार मैंने इसको आपको अच्छे से समझाया है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत के जो दीर्घ रोम होते हैं उनके संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उनका अध्ययन करना है और बताना है। द स्टेटमेंट विच इनेबल द विली टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड आर। इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य वाले कथन हैं। सबसे पहले विली के बारे में बताया है। दे हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड 1000 इन नंबर। जी हाँ, वही तो एब्जॉर्प्शन करती हैं, तो उनके बारे में जो बात हुई है वो सही है। ये उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। दे हैव थिन वॉल, इनकी पतली भित्ति होती है, तभी तो ये बड़े अच्छे से एब्जॉर्प्शन करती हैं, आपका अवशोषण करती हैं। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस। जी हाँ, इनके जो सतह होती है उनके निकट जो होता है सूक्ष्म रुधिर वाहिकों का जाल फैला होता है, जिसके माध्यम से एसिमिलेशन स्वांगीकरण होता है। ये बात भी सही है। बाकी दे हैव स्मॉल पोर थ्रू विच फूड कैन इजीली पास। फूड के पास होने की यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि भोजन तो यहाँ रहता ही नहीं है, वो तो पहले पाचित हो चुका है, तो यहाँ भोजन की बात नहीं होगी, फूड की बात नहीं होगी। तो ABC सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि सीटेट में एक ही टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन हो गए, तो याद रखिए कभी कभी सीटेट वाले ऐसा ही करते हैं, एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं। तो हर टॉपिक को, जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं उनको अच्छे से आप देख कर जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट होता है, बट दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजक का वह कौन सा समुच्चय है जो पाचन कार्य नहीं करता। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट है लेकिन कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करता। देखिए जो वकल कैविटी है, मुख गुहिका है, उसमें डाइजेस्टिव फंक्शन शुरू हो जाता है जब हम अपने मुख में, जो वकल कैविटी है वो हमारा पूरा मुंह होती है, जब हम मुंह में अपना भोजन लेते हैं तो वो पहले बात तो चबना शुरू होने के बाद से क्या होता है, जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है वो हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है उसको हमारे शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं डाइजेशन तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो वकल कैविटी तो होगा, ये डाइजेस्टिव फंक्शन करता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन नहीं करता, रेक्टम नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। देखिए जो इसोफेगस है उसका काम सिर्फ इतना होता है, ग्रासी का जो फूड पाइप होता है वो हमारे भोजन को हमारे स्टमक, हमारे अमाशय तक लेकर जाता है, तो वहाँ पर कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं हो रहा। सेम ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो तो सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो वृद्धांत है, बड़ी आंत है, वहाँ पर नहीं होता, तो ये भी यहाँ पर गलत है। बाकी जो रेक्टम है, मलाशय है, वहाँ पर भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर इट इन अ गैल ब्लैडर इज। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। देखिए ये फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। एक बात आप यहाँ पर ये भी याद रखिए, जो यकृत है, जो लीवर है, वो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखिए लीवर जो यकृत है वहाँ से निकलता है आपका बाइल जूस, पित्तरस निकलता है, और ये आपका टेम्पररी रूप से जाकर स्टोर हो जाता है कहाँ पर, गैल ब्लैडर में, आपके पित्ताशय में। तो क्या इतना ही काम होता है बस पित्तरस का? नहीं, पित्तरस का मेन काम क्या होता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, हमारे शुद्रांत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, पेनक्रियास से निकलते हुए हमारे स्टमक से होते हुए, और वहाँ जाकर जो फैट होता है उसके पाचन में मदद करता है। तो बेसिकली इसको कौन रिसीव कर रहा है, इसको रिसीव करती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, शुद्रांत। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, जो इसको रिसीव करती है। और ये टेम्पररी रूप से जो स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, गैल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है, ये बात भी याद रखिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर प्लेइंग अ सितारिस्ट always adjusts the tension of the string of the sitar and tries to plug it suitably. By doing so the सितारियस adjusts the। सितार बजाने से पहले एक सितार वादक हमेशा सितार के तार के तनाव को समायोजित करता है और इसे उपयुक्त रूप से बांधने की कोशिश करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है क्या? देखिए जब सितार बजाता है तो उसके जो स्ट्रिंग होते हैं वो उनकी टेंशन को ठीक करता है, उसको एडजस्ट करता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर उसको पिच को मेंटेन करना है, ये देखना है कि आवाज़ जो है वो तेज़ तो नहीं है, लो तो नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से नोट्स आएँ, तो वो चीज़ आपकी पिच के अंदर आती है। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी तो हाई पिच, लो फ्रिक्वेंसी तो लो पिच, उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी होता तब भी आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार, सितार के तार की पिच को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसको बजाना है तो उसको सबसे पहले यही देखना होगा कि उसकी आवाज़ तेज़ तो नहीं है, लो तो नहीं है, तो सबसे पहले वो उसकी पिच को मेंटेन करता है, जो देखती है क्या कि हाउ हाई द वॉल्यूम ऑफ, मतलब उसकी साउंड को मेंटेन करती है, पिच कितनी तेज़ है कितनी कम है, तो वो यही चीज़ करता है सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये बात बिल्कुल सही है, पूरी केमिकल रिएक्शन हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखिए 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पानी होता है 6H2O, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद रिएक्शन होने के बाद सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी के माध्यम से ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और हमको मिलता है क्या, ग्लूकोज C6H12O6। ये हमें ग्लूकोज मिल जाता है और साथ में हमें 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और केमिकली चेंज होने के बाद जब ग्लूकोज बन जाता है तो रिलीज होती है क्या, ऑक्सीजन 6O2। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड H2O आर यूज। जी हाँ, अभी हमने रिएक्शन में देखा था प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O जो जल है उसका उपयोग किया जाता है। ये बात भी सही है, तो A और B दोनों सही हैं। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज। अभी हमने देखा था रिएक्शन के बाद O2 रिलीज होती है, ना कि CO2, तो ये तो गलत। इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज, ये बात तो सही है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंज्यूम। जी नो, जी नहीं, CO जो होती है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो यहाँ पर CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी गलत। तो A और B सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पोर्टर्स हु कैरी हैवी लगेज ऑलवेज हैव अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ विद दैम। बिफोर कैरिंग द लोड ऑन देयर हेड दे फोल्ड द क्लोथ इन द शेप ऑफ राउंड डिस्क एंड प्लेस इट ऑन देयर हैंड। बाय डूइंग दिस दे, भारी बोझा उठाने वाले कुली जो होते हैं वो सदैव अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं, वो प्रेशर कम करना चाह रहे हैं और जो संपर्क का एरिया क्षेत्र है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ये मैंने पहले भी काफ़ी बार समझाया है। अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड ऑफ द लगेज विद देयर हेड, क्योंकि एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, दाब कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। क्योंकि उन्हें प्रेशर कम करना है तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको अपने ऊपर लपेट लिया, जिससे उसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, संपर्क क्षेत्र है, वो बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पर सही नहीं होगा। अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेते हैं, बल को नहीं घटाते। देखिए फोर्स जो है वो तो मास पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, वस्तु के भार पर। वस्तु का भार थोड़ी कम हो जाएगा। अगर 10 किलो का उठाना है तो वो तो 10 किलो ही रहेगा। तो बल को घटाने के लिए नहीं, प्रेशर को कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए, या फिर हम ये कहेंगे अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। देखिए फसलों को चाहिए पोषक तत्व, जब ज़मीन से नहीं मिलते तो हम उन्हें फर्टिलाइज़र देते हैं। और फर्टिलाइज़र में कौन से तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको और फॉर्म से डिनोट भी करा जाता है NPK, लेकिन N से आपका नाइट्रोजन, P से आपका फॉस्फोरस हो गया और पोटाशियम को हम K से डिनोट करते हैं। तो ये भी बात याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट इज पॉसिबल। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उसे या उन्हें चुनिए जो संभव हैं। ये फिर से रिएक्टिविटी सीरीज वाला अभिक्रिया वाला क्वेश्चन आ गया, जहाँ पर विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये मैंने काफ़ी बार कराया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोई भी सब्सटेंस है वो किसी सॉल्यूशन में से दूसरे सब्सटेंस को तभी निकाल सकता है जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये बात हमने बहुत बार देखी है। देखिए यहाँ पर Cu है, कॉपर है। कॉपर रिएक्टिविटी टेबल में काफ़ी नीचे होता है, और ये जो Al है, एल्युमिनियम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर होता है। जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव सब्सटेंस जो है सॉल्यूशन में से ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस को नहीं निकाल सकता, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो Fe जो होता है वो आपका नीचे होता है रिएक्टिविटी टेबल में, और Zn जो जिंक होता है वो रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर होता है। तो जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस सॉल्यूशन में से Fe को निकाल देगा, आयरन को निकाल देगा, और बन जाएगा क्या, ZnSO4, और Fe आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि वो
कम रिएक्टिव है तो सॉल्यूशन में से निकल जाएगा। सेम ऐसी अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये जो CuSO4 का सॉल्यूशन है इसमें से जो Cu है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो Fe है जो दूसरा सब्सटेंस है ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को इस सॉल्यूशन में से निकाल देगा और यहाँ पर भी रिएक्शन FeSO4 और Cu आपका अलग हो जाएगा। तो बी और सी में तो रिएक्शन होगी। अब ऐसी अगर मैं डी की बात करूँ तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी। एल्युमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ऊपर होता है और ये काफ़ी बार हमने टॉपिक में भी पढ़ा है। और जो Zn होता है वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे होता है, जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव है और ये इस सॉल्यूशन में से एल्युमिनियम को नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी? बी और सी में रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इज एसेंशियल दिस स्ट्रैटेजी शुड इन्वॉल्व। वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। यह कार्यनीति में शामिल होने चाहिए खाली शाकाहारियों का बचाव, प्रोटेक्शन ऑफ हर्बीवोरस, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, खाली उपभोक्ताओं का बचाव, यहाँ पर सभी के बचाव की बात होगी, खाली पर्टिकुलर की बात तो हम कर ही नहीं सकते। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, उच्च पोषी स्तर के जंतुओं का बचाव, नहीं, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। वनों में सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम हम चलाएंगे। इसी से क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है उसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। यही सबसे एसेंशियल है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सम डायनासोर हैड फीदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई बट बर्ड हैव फीदर दे हेल्प देम टू फ्लाई इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इवोल्यूशन दिस मीन्स। कुछ डायनासोर के पंख थे, हालांकि वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों के पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकासवाद के संदर्भ में इसका अर्थ है कि, देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बात हुई है आर्क्योपेट्रिक्स बर्ड की। ये जो आर्क्योपेट्रिक बर्ड थी ना, ये डायनासोर की कैटेगरी से ही थी, लेकिन ये उड़ने वाली थी। आपने बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा ना, कुछ डायनासोर उड़ने वाले डायनासोर होते हैं। तो आर्क्योपेट्रिक बर्ड जो थी, जब इसके फॉसिल्स मिले तो वहाँ से ये पता चला कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कुछ रेप्टाइल की थी, क्योंकि इसके ऊपर स्केल्स वगैरह थे, ठीक है, और साथ में इसके पंख भी थे, फीदर्स भी थे, और ये उड़ने वाली रही थी। तो यहाँ से ये पता चला कि जो डायनासोर हैं वहीं से रेप्टाइल का विकास हुआ और रेप्टाइल से होते होते ही क्या हुआ? बर्ड का विकास हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल। पक्षी जो है वो सरीसृपों से विकसित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हुई है? आर्क्योपेट्रिक बर्ड की हुई है, क्योंकि उसी के सबसे पहले पंख पाए गए। तो यही माना जाता है कि वहीं से क्या हुआ है, वो एक डायनासोर की कैटेगरी में थे और उसके रेप्टाइल वाले फीचर थे। तो वहीं से माना जाता है कि बर्ड जो है, पंख जो है, बर्डों के जो पंख हैं उड़ने वाले, वो वहीं से आए हैं। तो रेप्टाइल से ही क्या है, बर्ड जो है वो इवॉल्व हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ 3 मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो एज इट इज़ मिलती हैं, जिनके और नहीं होते, अयस्क से उनको नहीं निकाला जाता, उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो वो आपके सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम होंगे और यही आपके नोबल मेटल भी होते हैं, क्योंकि ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। यही फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो थर्मल एनर्जी इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस एनर्जी द मोस्ट फीजिबल रीजन आर दूज दैट। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। देखिए जो थर्मल एनर्जी वो होती है जो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलती है। हीट, जब कंडक्शन होती है हीट की, कोर से, अर्थ के कोर से जो हीट उष्मा निकलती है, वो हीट ही आपकी क्या होती है, उसी को टरबाइन के थ्रू निकाल कर क्या करा जाता है, वही आपकी जियोथर्मल एनर्जी का फॉर्म होती है। तो इसके लिए कौन से रीजन सबसे अच्छे होंगे? जो जहाँ वो रीजन सबसे अच्छे होंगे वहाँ पर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने सबसे अच्छे होंगे, जहाँ का एरिया क्या होगा, बहुत गर्म होगा, तभी तो पृथ्वी की जो गर्म उष्मा है वो वहाँ तक पहुँचेगी एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आर ओवर द हॉट स्पॉट इन द क्रस्ट, जो भूपर पट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं, जो गर्म ज़्यादा स्थल हैं, वहाँ पर अगर जियोथर्मल पावर प्लांट है तो उस एनर्जी का बड़े अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। तो ये थे हमारे कंटेंट या टॉपिक से 20 क्वेश्चन, और इसी ये पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए हैं पेडागोजी की स्पेशल सीरीज 16 में। तो आप वहाँ से नवंबर 2012 के पेडागोजी के क्वेश्चन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूँगी वीडियो का, तो उसको भी ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।